घुटने में ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद, मन सहज, शांत, एकाग्रचित होते हुए 3 बार पवित्र ओंकार का उच्चारण। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः दोनों हाथ हृदय पटल में। संकल्प मंत्र। हम संकल्प करते हैं आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प शक्ति सदृढ़ है, अभेद है, अजय है, जिनके माध्यम से पॉजिटिव दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठा के रगड़ेंगे और इस गरम गरम हाथ की हथेली की ऊर्जा को, उष्णा को आंखों में लगाएंगे। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप के बारे में, रूमेटिक फीवर क्या होता है, हृदय के रोगों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। आज की क्लास हमारी होगी पाचन संस्थान से संबंधित रोग, जो भी हमारे पाचन संस्थान से रिलेटिव रोग हैं, क्या क्या है, क्या उनकी पैथोलॉजी वगैरह है, वही सब पढ़ेंगे हम। तो पाचन संस्थान से संबंधित रोग पौष्टिक वर्ण या अल्सर, जठर शोथ, कब्ज, दस्त, पीलिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जलोदर और अमीबियासिस, ये सारी क्या क्या बीमारियां हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पाचन तंत्र के रोग में कब्ज, पाइल्स, एनल फिशर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में छाले, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गर्ड या एसिड भट्टा रोग, गॉलस्टोन, सीलिएक रोग, क्रॉन रोग आदि प्रमुख हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पाचन तंत्र की बीमारी का संकेत देते हैं, जैसे दस्त, कब्ज प्रणाली से खून आना, दस्त, कब्ज, पाचन प्रणाली से खून आना, रिगर्जिटेशन और निगलने में कठिनाई होना, ये सारे जो लक्षण हैं ये बताते हैं कि आपको पाचन तंत्र संबंधी रोग हो रहे हैं या उनकी कोई स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, तो इनको ये हमें संकेत दे देते हैं कि इस तरह की कोई परेशानी हमारी बॉडी में आने वाली है और आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए सभी खाद्य पदार्थों को पचाने का काम करता है। पाचन संबंधी एक गंभीर रोग है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का एसिड वापस आपकी फूड पाइप में प्रवाहित हो जाता है। जो पेट में एसिड होता है वो वापस फूड पाइप में आ जाता है, ईसोफेगस के अंदर। तो जब वो ईसोफेगस के अंदर आ रहा है तो वो आपको है ना, जो आपकी जो पाइप की लाइनिंग होती है उसको नुकसान पहुंचाता है और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये खुद में ही एक बीमारी है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का एसिड वापस आपकी फूड पाइप में प्रवाहित हो जाता है और ये एसिड फूड पाइप की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है और पाचन तंत्र के रोग का कारण बन सकता है। इससे पाचन तंत्र के और भी रोग हो सकते हैं। खुद तो है ही एक बीमारी, पर और उससे भी और भी रिलेटेड रोग हैं। और अगर इस तरह से हो रहा है कि वापस आपका एसिड वापस लौट के आ रहा है ईसोफेगस में, तो आपको अवेयर होना चाहिए कि आपका पेट ठीक नहीं है, आपका पाचन संस्थान सही से काम नहीं कर रहा है और कुछ बीमारी इसके अंदर आ गई है। विभिन्न लोगों को एसिड के उल्टा प्रभाव और सीने में जलन जैसी पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अधिकतर, और आजकल का जो जैसा खान पान है और जैसी लाइफ स्टाइल है और जो हमारा तरीका है रहने का, उन सब से तो लगभग 70-80%
ऐसी आबादी होगी जिनको ये सब प्रॉब्लम झेलते ही झेलते हैं। बल्कि पहले तो ये बड़े लोगों में होता था, जो वृद्ध हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनमें है, पर अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी आप ये एसिड बनने वाली जो बात है इसको देख सकते हैं। जब ऐसे लक्षण सप्ताह में 2 बार दिखाई दें, आपके फूड पाइप को नुकसान पहुंचे, तो आपको पाचन तंत्र का नुकसान हो सकता है। अगर हफ्ते में 2 बार से ज्यादा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाओ कि आपको कुछ पाचन तंत्र संबंधी रोग हो सकते हैं। पर आजकल तो रोज ही हो रही है, दिन में 2-2 3-3 बार हो रही है, हफ्ते में नहीं, दिन में 2-2 3-3 बार हो रही है, और इग्नोर कर देते हैं। एक एंटी एसिड ले लेते हैं बस, किसी भी तरीके का, चाहे लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, और उसको लेकर के हम सोचते हैं कि बस हमारी बीमारी ठीक हो गई, जबकि वो बीमारी दूसरी है, बड़ी है। ये तो एक छोटा लक्षण मात्र है, उसका संकेत दे रहा है ये तो आपको कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। पाचन संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के समूह को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या पाचन रोग कहा जाता है। लिवर, पेट, पित्ताशय, पैनक्रियाटिक, छोटी आंत और कॉलन से जुड़ी समस्याओं को पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। जितना भी हमारा पूरा पाचन तंत्र हमने पढ़ा था, पाचन तंत्र एक अकेला ऑर्गन तो है नहीं, पाचन तंत्र के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, और यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है। मुंह से ही पाचन स्टार्ट होता है और अंदर तक जाकर के लास्ट उसका एंड कहाँ होता है? मलाशय पे। तो यहां से लेके वहां तक कोई भी बीमारी है, किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी, तो वो सभी पाचन तंत्र की बीमारियों के अंतर्गत आएगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जगह पे किस तरीके की परेशानी हो रही है। पाचन तंत्र के रोग से होने वाले कुछ आम लक्षण क्या हैं? देखिए, सुनते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। पेट फूला हुआ लगना या पेट में गैस बनना, जैसे हम कहते हैं ना, अफारा आ गया है या फिर पेट फूल गया है, इसमें गैस बन गई है। तो गैस बनना भी कोई साधारण बात नहीं होती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बॉडी के अंदर। उल्टी या मितली आना, सीने में जलन होना, भोजन वापस बाहर आना। कहते हैं ना, कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना खट्टी डकार आ रही है या खाना वापस उल्टा आ गया तो जी घबरा रहा है। इस तरीके की चीजें भी ये बता रही हैं कि ये उसका लक्षण है पाचन तंत्र की बीमारी का। दस्त, कब्ज या मल त्याग करने के समय में कुछ बदलाव होना, दस्त हो रहे हैं या कब्जी हो रही है, या फिर आप टाइम टू टाइम जा ही नहीं पाते हैं फ्रेश होने के लिए, स्टूल पास कर ही नहीं पाते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को, कभी आता है, कभी नहीं आता है, तो ये भी इस तरीके का बदलाव भी एक संकेत है। खाना खाने से पहले और बाद में पेट दर्द महसूस होना, कि पहले भी पेट में दर्द है या खाना खाने के बाद में पेट में दर्द है, तो वो भी है। जीवन की शुरुआती उम्र में, बीच की उम्र में या वृद्ध होने पर अपच होना, ये भी एक संकेत होता है पाचन तंत्र संबंधी बीमारी का। निरंतर वजन घटना, कि आप खाना खा रहे हैं, आपको भूख भी लग रही है, आप प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी आपका वजन घटता जा रहा है, तो वो भी ये शो करता है कि आपको पाचन तंत्र संबंधी बीमारी है। मल में ब्लड का आना या बलगम या ब्लड दोनों का आना, अगर आपके स्टूल के अंदर बलगम है और ब्लड है, या दोनों में से कोई भी एक चीज है या दोनों चीजें एक साथ है, तो वो भी ये सिम्टम है इसका। मल त्याग करने के दौरान दर्द होना, जैसे कि किसी किसी को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन इस लेवल का होता है कि वो स्टूल पास ही नहीं कर पाते हैं, या फिर पास करने में इतना ज्यादा दर्द होता है और उसके साथ साथ ब्लड भी आ जाता है और पेन बहुत ज्यादा होता है, तो वो मतलब परेशान रहते हैं कि उन्हें बहुत डर लगता है इस चीज से। पेट संबंधी किसी भी प्रकार के लक्षण के साथ थकावट होना, सुस्ती या अस्वस्थ महसूस होना, गले में कठिनाई, निगलने में कठिनाई और दर्द होना, और भूख का कम लगना, ये भी सिम्टम है। काले रंग का मल आना, ब्लैक कलर का स्टूल, वो भी एक सिम्टोमेटिक है इसका। पाचन तंत्र के रोग के कारण, कौन कौन से कारण होते हैं ये हम देखते हैं। भोजन संबंधी आदतें जो कब्ज का कारण बन सकती हैं, बहुत ज्यादा मीठा और फैटी फूड खाना, निम्न मात्रा में फाइबर वाले आहार का सेवन करना, भोजन में पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल का मौजूद न होना, और स्मोकिंग, शराब, चाय, कॉफी का सेवन, ये सारी चीजें क्या हैं, इसका कारण हो सकती हैं हमारे पेट की बीमारी का। किसी भी पाचन तंत्र संबंधी कोई भी रोग का कारण हमारी ये भोजन संबंधी जो आदतें हैं, जो कि कब्ज का कारण बनती हैं। और कब्ज ही, आपने सुना होगा ना कि एक कब्ज 100 बीमारियों को लेके आता है, तो कब्ज अगर आपको है तो वो सब इनके कारण हो सकता है। क्योंकि बहुत ज्यादा आप मीठा खाओगे
बहुत फैटी फूड खाओगे, उससे भी आपको वो पचेगा नहीं, कब्जी होगी, अच्छे से स्टूल पास नहीं होगा। और कम फाइबर वाला खाना है तो भी आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी और कब्ज हो जाएगा। और पर्याप्त मात्रा में आप पानी नहीं पी रहे हो या तरल आपके खाने में मौजूद नहीं है, आप सूखा सूखा ही खाना खाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, ब्रेड्स है, पिज्जा वगैरह खा लिया, चाउमीन मोमोज खा लिए, उसके बाद पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, और वो फिर उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है। तो इस तरीके का खाना जो बच्चे खाते हैं, ज्यादा बिस्किट्स और ब्रेड बंस वगैरह पे रहते हैं, तो उनको आपने देखा कॉन्स्टिपेशन हो ही जाती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन कब्ज बहुत बड़ा इसका रीजन है। स्मोकिंग, शराब, चाय, कॉफी का अगर बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है तो वो भी कब्जी का एक कारण है, और कब्ज ही पाचन तंत्र संबंधी रोगों का मेन कारण आता है यहाँ पे निकल के। गॉल स्टोन, गॉल स्टोन एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जिसे गॉल जूस कहते हैं, और गॉल जूस बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को पचाने का काम करता है। और गॉल ब्लैडर में पथरी पैदा करने का वाले कारण का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है। यदि गॉल ब्लैडर में गॉल जूस के फ्लो में किसी प्रकार की बाधा हो रही हो या गॉल जूस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लग सकता है। और पित्ताशय की पथरी निम्नलिखित कारणों से भी हो सकती है। मेन तो यही है कि किसी तरीके से अगर उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया तो वहां पे गॉल स्टोन्स बनने लग जाते हैं, गॉल ब्लैडर में पथरी बनने लग जाती है, और वो फिर उसको जो उसका आना जाना है, फ्लो है उस ग्लो जूस का, गॉल जूस का, वो हो नहीं पा रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पित्ताशय में पथरी निम्नलिखित कारणों से भी हो सकती है। गॉल ब्लैडर में और किस किस कारण से पथरी हो सकती है? परिवार में पहले किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी होना, मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको पथरी होने की संभावनाएं हो सकती हैं। शरीर का तेजी से वजन कम होना, बहुत तेजी से वेट लॉस हो रहा है तो भी। लिवर संबंधित किसी प्रकार की बीमारी होना, अगर लिवर की बीमारी है तो बहुत सारी लिवर की बीमारियों में मैंने देखा है कि स्टोन होता ही है। अधिक फैटी फूड खाना, बहुत ज्यादा आप फैटी फूड ले रहे हो तो भी इस तरीके की चीजें आएंगे। अधिक कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन खाना, नियमित रूप से ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनमें फाइबर बहुत कम मात्रा में हो। इसीलिए कहते हैं कि फाइबरस फूड खाना चाहिए। फाइबरस फूड हर चीज में फायदा करता है। पेट में अल्सर, पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना या बार बार एस्पिरिन, इब्रूफिन व अन्य सूजन व जलन की रोकथाम करने वाली दवाइयों के सेवन से भी पेट में अल्सर हो जाता है, जो कि पाचन रोगों का कारण बनता है। अभी अल्सरेशन क्या होता है कि पेट में अंदर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, बारीक 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 बारीक। तो जब वो घाव हो जाते हैं तो फिर वो दर्द करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कोई पेन किलर्स ले रहे हैं, जैसे कि एस्प्रिन है, ब्रूफिन है, या सूजन जलन की कोई दवाई ले रहे हैं, या एंटासिड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अंदर पेट में अल्सर बन जाएगा और वो दूसरी बीमारियों को पैदा करेगा। ठीक है। कब्ज, ये आमतौर पे एक अनुचित डाइट और सुस्त लाइफस्टाइल के कारण होता है। कब्ज का मेन रीजन तो ये ही है ना। एसिड भाटा रोग क्या होता है? GERD से बोलते हैं, गैस्ट्रिकल इंटेस्टाइनल डिजीज। जब आप कुछ निगलते हैं तो स्फिंक्टर कमजोर पड़ जाते हैं और अनुचित तरीके से काम करने लग जाते हैं, और कई बार बिना किसी वजह से खुल जाते हैं, जिससे पेट के अंदर का अम्लीय पदार्थ वापस भोजन नली में आ जाता है। तो वो अनुचित तरीके से जब स्फिंक्टर कमजोर हो जाता है तो वो अनुचित तरीके से काम करता है, प्रॉपर्ली जो उसका वर्क है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है और किसी वजह से खुल गया। उसके खुलने से क्या हुआ कि जो पेट के अंदर का अम्लीय पदार्थ है वो क्या करता है, हमारा खाना पचाने का काम करता है। वो फर्स्ट चीज है ना, फर्स्ट फेज है कि हम जैसे ही गए अग्नाशय पेट के अंदर पहुंचे हम डायफ्राम से नीचे, और उसके अंदर क्या हुआ कि वहां पे अम्ल है, वो स्फिंक्टर खुल गया, और खुलने की वजह से क्या हुआ कि वो उल्टा ऊपर की तरफ लौट गया। जब उल्टा ऊपर की तरफ लौटा तो वो भोजन की नली में, क्योंकि वो एसिड है और एसिड ऊपर नहीं होता है, नीचे ही होता है, जब वो उल्टा ऊपर जा रहा है तो जो वो नली के अंदर की परत होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको क्षति करता है। जब उसको क्षति करता है तो क्या होता है कि आपको जलन होती है, सूजन भी आ जाती है उसके अंदर, खाने निगलने में परेशानी होती है कि खाना आपने निगला तो अंदर तक आपको पेन होता जा रहा है, और जैसे कहते हैं सीने में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, ये सब कुछ उसका वो होता है, इसी के कारण होता है, एसिड भाटा रोग के कारण होता है। इस स्थिति को एसिड भाटा रोग कहा जाता है। कई बार इस स्थिति में भोजन नली में सूजन व लालिमा भी हो जाती है, और कुछ
स्थितियां मोटापा, गर्भाव और सिगरेट पीना, शराब अधिक मात्रा में पीना, चाय कॉफी अधिक, जो कि एसिड भाटा रोग को विकसित करने की आशंका को बढ़ा देते हैं। इसलिए कहते हैं ज्यादा आप चाय कॉफी लोगे तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है वो हमारे लिए, कि आप जितना ज्यादा चाय कॉफी एसिडिटी को बढ़ाती है, एसिडिक को अंदर और ज्यादा एसिडिक कर देती है उसको, और ऊपर की तरफ को उसको भेज देती है, रिफ्लेक्स करती है। पाइल्स नसों में सूजन आने से गुदा के आसपास के क्षेत्र में दबाव बढ़ जाता है, जिसे बवासीर कहा जाता है। बवासीर का मेन कारण क्या है? मोटापा, गर्भावस्था, टॉयलेट में लंबे समय तक बैठे रहना, लंबे समय से दस्त या कब्ज होना, मल त्याग करने के दौरान अधिक जोर लगाना या कम फाइबर वाला आहार खाना। अगर आप इस तरीके का खाना खा रहे हो जिसमें फाइबर नहीं है, जिसमें पानी की कम मात्रा है, पचा नहीं पा रहे हो, आपका वेट बढ़ रहा है, या टॉयलेट में आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हो, लंबे समय से बार बार दस्त हो जाती है या कब्ज होती रहती है, तो और कब्जी के दौरान जब कब्ज हो जाता है तो कई बार क्या करते हैं पेशेंट, बहुत जोर लगा करके मल त्याग करते हैं, तो उससे भी इस पाइल्स की नसों में सूजन आ जाती है। जो आसपास का गुदा के पास का क्षेत्र होता है, सूजन आ जाने के कारण वहां पे ये दबाव बढ़ जाता है और ये बवासीर हो जाती है। तो इसमें अच्छा खाना खाना चाहिए, फाइब्रस फूड खाना चाहिए, सुपाच्य, और जो कि हम कहते हैं कौन सा भोजन, बादी बढ़ाने वाला भोजन नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान करता है। बहुत ही गर्म फूड भी नहीं खाना चाहिए, जैसे लहसुन है, और आपका बहुत ज्यादा तेल, नमक, मिर्च मसाले हैं, गरम मसाले हैं, ये सब चीज यूज करने से पाइल्स बढ़ता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीटी, इस रोग में आपके पाचन तंत्र में सूजन, लालिमा और जलन पैदा हो जाती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन रोग इसके कारण हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम से जुड़े विकार, जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के अंदर संक्रमण फैला रहे वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली में कोई विकार होने पर वह पाचन तंत्र की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट करने लग जाती है, और उससे क्या होता है कि वो जब अच्छी कोशिकाओं को भी, स्वस्थ कोशिकाओं को भी नष्ट कर रही है, तो पाचन तंत्र संबंधित विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? जब मल त्याग करने के लिए मांसपेशियां पूरी तरह संकुचित न हो पाए, तो इस स्थिति में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है कि मांसपेशियां पूरी तरह संकुचित नहीं हो रही है और वो नहीं हो पा रहा है मल त्याग, तो उसको आईबीएस कहा जाता है। अल्सर, जठर शोथ, कभी कभी गैस्ट्राइटिस से अल्सर और अल्सर की भी समस्या हो जाती है, जो कि पेट में कैंसर का जोखिम बढ़ा देता है। अगर पेट में सूजन की समस्या है तो दूध के साथ दही, चाय के साथ लहसुन और दूध के साथ मछली खाने से बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि ये तीनों चीजें क्यों इन्होंने ऐसे बताई? क्योंकि ये है विरुद्ध आहार। जब आप विरुद्ध आहार लोगे, बार बार विरुद्ध आहार लोगे, तो वो अंदर और भी ज्यादा जो ये रिएक्शंस होती है ना अंदर, तो वो और ज्यादा इस गैस्ट्राइटिस को बढ़ा देती है और अल्सरेशन हो जाता है। जब ज्यादा घाव बढ़ते रहते हैं तो कैंसर का जोखिम हो जाता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए इन सब चीजों को एक साथ। विरुद्ध आहार नहीं लेने चाहिए और शराब से परहेज करना चाहिए। अगर ये बीमारी गंभीर हो जाती है तो पेट के अंदर खून बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। जब अंदर अल्सर हो गया है और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग भी हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसके लक्षण में सांस लेने में दिक्कत होती है, बेहोशी, पसीना आना, छाती में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी में खून आना हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण ज्यादा समय तक दिखाई दे तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। पर अगर उल्टी में खून आ रहा है ना, तो बिल्कुल भी ज्यादा दिन का इंतजार ही ना करें, तुरंत बताएं डॉक्टर को, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है सिम्टम, और पेट के कैंसर में भी होता है। कभी कभी गैस्ट्राइटिस से अल्सर की भी समस्या पैदा हो जाती है और पेट में कैंसर का जोखिम ये बढ़ा देता है। इन खाद्य पदार्थों से करें परहेज। कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना है जो हमें नहीं खानी चाहिए अगर आपको पाचन संबंधित रोग हैं? तो अगर पेट में सूजन की समस्या है तो दूध के साथ दही, चाय के साथ लहसुन और दूध के साथ मछली खाने से बिल्कुल बचें। ज्यादा मसाले वाला खाना, चाय, कॉफी और शराब से परहेज करें। साथ ही दिन में बिल्कुल न सोएं। भूख प्यास लगे तो कंट्रोल न करें, और साथ ही पेशाब, मल त्याग बिना कंट्रोल किए करते रहें। मतलब इन सब चीजों को रोकना नहीं चाहिए। प्राकृतिक आवेश होते हैं जिन्हें कि आपको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उन्हें तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। कि अगर आपको इस तरह से फील हो रहा है कि आपको यूरिन जाना है और स्टूल पास करना है, तो आप तुरंत करो उसको। बहुत ज्यादा भूख लगे तो कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। कि आपको तेज भूख लगे तो खाना खाओ, नहीं खाओगे तो जो अंदर एसिड है वो अंदर ही अंदर उसको जलाता है, घाव हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं।
और इतना ज्यादा मसाले वाला, मैंने कहा ना गरम मसाला, बहुत ज्यादा तेल के साथ में जब मसाले यूज करेंगे वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। और कोई कोई क्या करता है कि बिल्कुल खाली पेट, भूखे पेट एकदम चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और चाय पे चाय, कॉफी पे कॉफी पीते हैं। एडिक्शन जो होता है, इस तरीके से एडिक्शन से जो बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं कारण। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरियल संक्रमण भी जन्म ले सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वायरस एक सामान्य बैक्टीरियल संक्रमण होता है जिससे पेट की सूजन बढ़ती है और इस बैक्टीरिया से पेट की परत संक्रमित हो जाता है। दूषित पानी और भोजन का सेवन करने से ये फैल जाता है। अगर आपने दूषित पानी का यूज किया है और आपका खाना भी ऐसे इसी तरीके का है तो वो और ज्यादा फैल जाएगा। इनका करें सेवन। गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी हो या फिर लक्षण हो तो उच्च फाइबर वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये तो मैं शुरू से बता रही हूँ कि ये जो हाई फाइबरस फूड होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो उस हाई फाइबरस फूड में क्या आता है, रॉ फ्रूट्स आ गए, रॉ वेजिटेबल्स आ गई, आप दाल सब्जी ये सब चीजें खाओ और सलाद खाओ, फ्रूट्स खाओ, वो सारी चीजें अच्छी नुकसान नहीं करती हैं और अच्छा फायदा हमारी बॉडी में करती हैं। इनमें गाजर, सेब, ब्रोकली, दलिया भी हाई फाइबरस फूड होता है। दलिया बहुत ज्यादा फायदा करता है। मछली, चिकन और शराब से बचना चाहिए। कम से कम एसिडिटी वाले ओक खट्टे पदार्थ न खाएं और बिना कैफीन और कार्बोनेटेड वाले पेय का सेवन करें। ये कार्बोनेटेड वाले पेय में है ना, जैसे कि आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो तो वो भी नुकसानदेह होते हैं। वो कार्बोनेटेड ही तो होते हैं, कार्बन ही तो उसके अंदर से निकाली जाती है, तो वो नुकसान करता है बहुत ज्यादा। कब्ज क्या है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली कब्ज क्या चीज है, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि कब्ज के कारण ये बीमारी हो जाती है, कब्ज के कारण वो बीमारी हो जाती है, कब्ज पाचन तंत्र संबंधी बीमारियों का मेन कारण है। तो वो कब्ज क्या है जो मेन कारण है हमारे पाचन तंत्र संबंधित रोगों का, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कब्ज एक ऐसी स्थिति है जहां पर मल पाचन तंत्र के माध्यम से बहुत मुश्किल से या बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। देखो, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, बृहदात में जो संकुचन होकर पीछे जाकर के धीरे धीरे वो मल को पीछे ले जाकर मलाशय में इकट्ठा कर देते हैं, है ना। फिर प्रेशर क्रिएट होता है तो हम जाते हैं फ्रेश होने के लिए या स्टूल पास करने के लिए। पर कई बार क्या होता है कि ये बहुत धीरे धीरे और मुश्किल से होता है, आगे सरकता है। तो बचपन की गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या रक्त विकार या कुछ और अन्य इलाजों का एक सामान्य दुष्प्रभाव कैंसर है। कई बार क्या होता है, बहुत बच्चों को बचपन में बहुत सारी बीमारियां होती है तो बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनमें भी कब्ज हो जाती है। उन्हें बहुत सारी मेडिसिन को लेने के कारण में वो भी आपकी बॉडी के अंदर कब्ज को बढ़ाता है। और फिर छोटे बच्चे कम खाते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, हम उनको सैलेड वैलेड कम देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा जिस भी रूप में उसे खा सके उसे उस रूप में देना ही चाहिए, ताकि उससे फिर क्या होता है कि वो फायदा करता है उनको और ये कब्ज वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। बच्चे का आप ध्यान रखो कि बच्चे क्या करते हैं, पानी नहीं पी रहे हैं प्रॉपरली, तो उनको पानी दीजिए, दूध दीजिए, जूसेस दीजिए, सूप दीजिए, ताकि अंदर लिक्विड फॉर्म मौजूद हो। तो बृहदात में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो एक्सेसिव पानी होता है वो अवशोषित कर लेता है। तो वहां पर जरूरत होती है इन सब चीजों की, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको खिसकाने के लिए। तो जब वो धीरे धीरे आगे खिसका, कैसे कि आपके पास मीडियम ही नहीं है ना, तो वो मीडियम के जैसे भी काम करते हैं। और बहुत ज्यादा शुष्क भोजन होगा तो वो कैसे आगे चलेगा, वो लुगदी जैसी जब सेमी सॉलिड फॉर्म में बहुत अच्छी उसका गल्प बन जाएगा तभी तो वो आगे आसानी से सरक पाती है। संकुचन ही तो होता है उसमें, क्रमाकुंचन और संकुचन, उसी क्रिया से वो आगे बढ़ती है। जब वो क्रिया नहीं हो पा रही है, वो सब चीजें चल नहीं पा रही हैं, तो कितनी परेशानी हो जाती है। और इन सब का जो सामान्य दुष्प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है, वो फिर कब्जी हो जाती है उनको, कि कब्ज की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, भाई बच्चा स्टूल पास नहीं कर पा रहा है। और आगे 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 जैसे कि बचपन में ही अगर हमने उसे देख लिया और उसका प्रॉपर इलाज कर लिया, उसका खान पान बदल दिया, उसको ढंग का खाना पीना दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाई फाइबरस फूड दें, पानी की कमी ना होने दें, दाल सूप, दलिया ये सब कुछ दें, तो उन बच्चों को फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है ना। तो ये हमें देखना चाहिए, ठीक है। आहार में बदलाव, अधिक तरल पदार्थ पीना, शारीरिक गतिविधि कब्ज को प्रतिबंध करने में मददगार सिद्ध करती है। यदि आपके बच्चे की देखभाल टीम भी मदद करने के लिए दवाइयों की सिफारिश कर सकती है। हो सकता है कि कई बार जब नहीं स्टूल पास हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कब्ज बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं कि जिनसे इजीली ये कब्जी वाली प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो कुछ टाइम के लिए देने में कोई बुराई नहीं है, पर मेन चीज क्या है कि आप आहार में बदलाव करो, आप अधिक तरल पदार्थ दो, आप शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाओ, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं। आजकल हम क्या करते हैं कि बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे घर में पड़े हैं, घर में खेल रहे हैं, और खेल भी रहे हैं तो क्या फिजिकल उसमें वर्कआउट नहीं है, इंडोर गेम्स ही खेल रहे हैं या फिर टीवी ही देख रहे हैं, या फिर आजकल तो वीडियो गेम का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो वीडियो गेम देख रहे हैं, बच्चे रील्स पे लग गए हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, नुकसानदेह हो जाती हैं बच्चों के लिए, तो उनको फिर कब्जी की शिकायत ज्यादा होती है। आहार बदल दीजिए, अधिक तरल पदार्थ दे दीजिए, शारीरिक गतिविधियां उनकी बढ़ा दीजिए। जब फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छी होगी तो जो पाचन तंत्र पूरा सुचारू रूप से काम करेगा, ऊपर से लेके यहाँ हमारे फेस से, हमारे मुंह के अंदर से फर्स्ट पाचन स्टार्ट होता है और अंदर जाकर के लास्ट कोलन पे वो एंड होता है। तो वहां तक की सारी एक्टिविटीज प्रॉपर होंगी अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपरली करेगा तो, ठीक है। और वो फिजिकल एक्टिविटीज करेगा ना तो उसको भूख भी अच्छी लगेगी, खाना भी ढंग से खाएगा। फिर आप उसको जो भी दोगे ना, जिस टाइम बच्चा बहुत भूखा होता है या कोई भी बहुत भूखा होता है, तो वो ये नहीं देखता है कि बहुत चूजी वाला फूड नहीं चूज करता, वो ये सोचता है बस मुझे मेरी भूख शांत हो जाए। और जो बच्चे बस बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ही बस वीडियो गेम देख रहे हैं या मोबाइल पे खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो उनको तो इतनी भूख ही नहीं लग पाती। वो तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे एक्टिविटीज करते हैं। फिर माँ बाप क्या, चल बेटा कुछ तो खा ले, चल मोमोज ही खा ले, चल कुरकुरे ही खा ले, चल तू पिज्जा ही खा ले। तो वो क्या कर रहे हैं, और ज्यादा उसकी आदत को जो आहार वाली है उसको अच्छा तो कर नहीं रहे, बेकार कर रहे हैं, और उससे वो आगे आगे उसकी जिंदगी के अंदर कब्ज बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी और उसको पाचन तंत्र संबंधित बीमारी होगी ही होगी, ठीक है। तो इसलिए कब्ज को कंट्रोल कीजिए बचपन से ही। कब्ज की पहचान करना, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप कब्ज की पहचान कर सकते हो। सभी की मल विसर्जन की आदतें अलग अलग होती हैं, लेकिन आमतौर पर आपके बच्चे को सप्ताह में 3 या 4 बार से अधिक मल त्याग करना चाहिए। वैसे तो ये डेली होना चाहिए, पर फिर भी कई बार क्या होता है, बच्चे 3-3 दिन तक नहीं जाते हैं पॉटी करने के लिए, और फिर वो अंदर सूख जाती है बिल्कुल। ये फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सुनने को मिलता है कि सर्जरी करनी पड़ी या फिर और कुछ, बच्चा उसी के कारण एडमिट है। तो वो वाली परेशानी ना आए इसके लिए पहले से ही अवेयर हो। लेकिन हाँ, आमतौर पर बच्चों को सप्ताह में 3 बार या 4 बार अधिक मल त्याग करना चाहिए, से अधिक मल त्याग करना चाहिए। देखो ये है कि आप बच्चे को डेली की आदत डालिए, ठीक है ना। कभी वो कम भी खाएगा तो भी वो जाके जब बैठेगा तो उसकी एक हैबिट हो जाएगी, वो हैबिचुअल हो जाएगा कि हाँ मुझे पॉटी तो जाना ही उठ के। और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उसको एक आदत डालो, तो धीरे 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 उसकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी उसी टाइम के लिए, और फिर वो उठते ही खुद अपने आप जाएगा। तो वो एक अच्छी हैबिट विकसित हो जाएगी उसके अंदर। अब कब्ज के लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं हम कि कौन कौन से लक्षण इसमें शामिल हैं। प्रति सप्ताह 2 या उससे कम बार मल त्याग करना, कठोर सूखा ढेलेदार मल, बहुत ज्यादा कठोर हो, एकदम सूखा हो, सामान्य से अधिक बड़ा मल या छोटे छोटे टुकड़ों में मल आना, या तो बहुत ज्यादा बड़ा एकदम से गोला जैसा निकलना, या फिर छोटे छोटे आपने देखे होंगे कि जैसे बिल्कुल ही छोटे छोटे पीसेस के अंदर गोली गोली जैसी बन करके कुछ छोटे बच्चे पॉटी करते हैं, तो वो भी एक कब्जी का वो है, सिम्टम है। मल त्याग करने के दौरान दर्द या तनाव होना, पेट में ऐंठन होना या दर्द होना, गैस, ब्लॉटिंग या सूजा हुआ पेट होना, ये सारी चीजें भी उसमें आती हैं। मल त्याग के बाद फिर से शौच जाने की जरूरत महसूस होना, कि एक बार तो हमने कर लिया पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ही नहीं हुआ, हमें तो दोबारा जाना पड़ेगा। तो जब दोबारा जाने की जरूरत महसूस हो तो भी वो एक उसका लक्षण है कब्ज का। जी मचलाना और उल्टी होना, जी घबराते रहना बच्चे का या बड़े का किसी का भी, और फिर उल्टी हो जाना, ये भी कब्ज का लक्षण हो सकता है। कब्ज की पुष्टि के लिए आपके बच्चे की मेडिकल जांच की आवश्यकता हो सकती है। जांच में स्वास्थ्य इतिहास कि क्या उसका पिछला हेल्थ हिस्ट्री रही है वो देखते हैं। पेट को महसूस करना, तो डॉक्टर अपना आला लगाता है और अंदर पेट को चेक करता है कि किस तरीके की साउंड्स है वहां पे और क्या क्या चीजें हो रही हैं। लैब जांच और इमेजिंग जांच भी शामिल हो सकते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं और लैब में किसी भी तरीके की जांच, जैसे स्टूल की जांच होती है, कई बार
खून की जांचें भी होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है। अब देखो ये जो पिक्चर दे रखी है बड़ी सुंदर सी डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी पिक्चर दे रखी है कि माउथ से कैसे स्टार्ट हुआ। इंग्लिश में है पूरी, बहुत ही इजी है, पर उसके बाद में ईसोफेगस आ गया, इस साइड में लिवर आ गया, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ को आपका स्टमक आ गया, फिर ड्यूडेनम आ गया, इंटेस्टाइन कॉलोन आ गया, ये बड़ा वाला अपना इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है, पैनक्रियाज दिखाई दे रहा है, देखो उसके नीचे स्टमक के नीचे पीछे की तरफ को पैनक्रियाज दिखाई दे रहा है जो येलोइश कलर का है, अपेंडिक्स दिखा रहे हैं, सबसे नीचे है बड़ी आंत के अंदर सबसे नीचे पीछे का एक छोटा सा पूंछ जैसा टुकड़ा जो अपेंडिक्स, किसी भी कारण से अगर उसके अंदर खाना जाने लग जाता है तो वो अपेंडिसाइटिस की बीमारी पैदा कर देता है, जो ये अपेंडिक्स है उसके अंदर अगर जाने लगता है तो। और देखिए ये जो वृहद आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट हिस्सा है वो रेक्टम होता है, ठीक है ना, वहां नहीं, पहले ऊपर मलाशय है फिर मल द्वार है, गुदा स्थान। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो आप, इस बड़ी इंटेस्टाइन के बीच में किस तरीके से अरेंज है, बहुत कई फिट की होती है, उस दिन हमने पढ़ा भी था, और वो इसमें बड़े अच्छे से अरेंज करके रखी होती है, बीच में सेट होती है, और क्योंकि बहुत धीरे धीरे अवशोषण होता है इसलिए इतनी बड़ी होती है। ये पढ़ाया था ना मैंने उस दिन, याद है आप सब लोगों को? ये पूरा का पूरा हमारा पाचन तंत्र इन्होंने दिखा रखा है, और सभी लोग आज के होमवर्क के अंदर इसका डायग्राम बनाएंगे, कलरफुल डायग्राम, सब लोग कलरफुल डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, बड़े अच्छे से इसको लेबल करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप बच्चा बनाएं, आपको इसके अंदर ये जो फोटो पिक्चर में बच्चा दिखाई दे रहा है वो बनाने की जरूरत नहीं है, इच्छा हो तो आप बना सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बनाना। आपको मेन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा सा कलरफुल सा सुंदर सा सभी लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, ये आज के होमवर्क के अंदर आता है, ठीक है। सभी की मल विसर्जन की आदतें अलग अलग होती हैं, लेकिन आमतौर पर आपके बच्चे को सप्ताह में 3 से 4 बार मल त्याग करना चाहिए। कब्ज के कारण क्या है, यहाँ बीमारी, गंभीर बीमारी वाले बच्चों में कई कारण से कब्ज की समस्या हो सकती है, बहुत बच्चों को बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, कई बीमारी बहुत गंभीर होती है, कुछ हल्की फुल्की होती है, पर कुछ बहुत ही गंभीर बीमारियां भी होती हैं जिनसे कि कब्ज की समस्या आ जाती है। जैसे कम फाइबर वाला आहार ले रहे हैं, भोजन कम खाता है बच्चा, खाना ही कम खाता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। कम तरल पदार्थ या पानी की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, वो भी एक रीजन है। शारीरिक गतिविधि बिल्कुल भी ना हो तो वो भी कब्ज का एक रीजन है। ट्यूमर के कारण पेट या आंतों के ऊपर दबाव पड़ रहा है तो वो भी एक कब्ज का कारण हो सकता है। अन्य चिकित्सीय स्थितियां जैसे मधुमेह है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोपैराथायराइडिज्म है, आंत्र की कोई बीमारी है तो भी कब्ज की बीमारी हो सकती है। अब कब्ज के लिए हमें इलाज क्या करना है, ठीक है। हल्के कब्ज का इलाज आमतौर पर पहले आहार और जीवन शैली में बदलाव करके, जैसे कि अधिक पानी पीना, अधिक फाइबर खाना, शारीरिक गतिविधि में वृद्धि करना किया जाता है, जो फर्स्ट इलाज है इसका। कह लो कि आप इसको फर्स्ट एड ही कह लो, इसकी प्राथमिक उपचार है इसका, ये सबसे पहला चेंज जो करना होता है। और इलाज के अगले कदम, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आमतौर पर मल विसर्जन करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं कि अगर स्टूल पास नहीं हो रहा है तो पेट का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो मल जमा हो चुका है उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो अंदर उसको लिक्विफाइड करता है और फिर आराम से स्टूल पास हो जाता है। कब्ज के लिए दवाइयां क्या क्या हैं, जुलाब जैसी दवाइयां जो कब्ज को राहत दिलाती हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत दवाइयां आती हैं, लैक्सेटिव कुछ ऐसे दे दिए जाते हैं जिनसे आराम से इजीली बच्चा कर लेता है। आपका बच्चा उन्हें मुंह से ले सकता है, लेकिन आपके बच्चे को चिकित्सक एनीमा या मलाशय से संबंधित वर्ती भी लिख सकता है कि एनीमा देने से भी अच्छे से पेट साफ हो जाता है और कब्ज की शिकायत कम हो जाती है। इसमें कई जुलाब बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी उपलब्ध होते हैं, और कई अपने बच्चे को कोई भी दवा देने से पहले देखभाल टीम से बात अवश्य करें। आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी देते हैं, किसी भी प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलें और उसको दिखाएं, फिर उसके बाद में ही इस तरीके की चीजें दें, क्योंकि क्या हो रहा है नहीं पता है अंदर आपको। कब्ज की समस्या से निपटने के लिए आहार बदलाव, जी मचलाना, भूख में कमी, थकान, कैंसर, इलाज के दौरान रोगियों को पर्याप्त कैलोरी लेना और उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ का सेवन करना कठिन बना सकती है। कब्ज की समस्या से निपटने की मदद में कुछ आहार परिवर्तन में ये शामिल हैं, उच्च फाइबर वाले पदार्थ खाएं। इन पदार्थों में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, बीन्स और नट शामिल होते हैं। खूब पानी पिए, नियमित भोजन करें, नाश्ते में गर्म पेय लें, पेय पदार्थ लें या गर्म दलिया लें। तो जो दलिया वगैरह होता है हाई फाइबरस फूड होता है और वो अच्छा रहता है, पौष्टिक भी होता है और फाइबरस भी होता है।
पीलिया क्या है? अभी ये हमारा जो आज का क्वेश्चन है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर तो बनाना ही है। हमें जो कब्ज क्या है, ये इसका क्वेश्चन है, लिख लीजिए सब लोग। कब्ज क्या है? सभी लोग आज का क्वेश्चन लिख लो। डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर तो बनानी है, वो एक अलग चीज है। कब्ज क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान के बारे में लिखिए। आप कैसे पहचान करेंगे कि कब्ज है? कब्ज के कारण क्या है और कब्ज का इलाज। अब कब्ज के इलाज के अंदर आहार बदलाव वगैरह वाली जो श्रेणी है ना, वो भी आएगी। कब्ज का इलाज क्या है? ठीक है, ये कब्ज अच्छा टॉपिक है। मैम वो कब्ज की इलाज में क्या बोले तो समझ नहीं आया। क्या कब्ज के इलाज के अंदर ये जो आहार संबंधी बदलाव है ना, ये भी आपको लिखने कब्ज के इलाज के अंदर ही आएंगे। केवल मेडिसिनल ट्रीटमेंट और यही चीज नहीं है, जो आहार संबंधी बदलाव भी पूरा दे रखा है ना, वो भी उसी के अंदर आएगा। ये बता रही थी मैं। ठीक है, लिख लिया ना सबने? आगे बढ़े। आगे हम पढ़ेंगे पीलिया। पीलिया क्या है? पीलिया एक बीमारी है जो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा के अधिक होने के कारण होती है। बिलिरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो पीले बिलिरुबिन का निर्माण होता है। किसी भी कारण से जब रेड सेल्स टूटती हैं, तो बिलिरुबिन का निर्माण होता है, वो पीले रंग का होता है, इसलिए उसको पीलिया भी कहते हैं। इसको हम जब ये बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर के शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारण से ये खून से लिवर में नहीं जाता है, तो लिवर द्वारा फिल्टर नहीं हो पाता। अगर किसी भी रीजन से वो नहीं जा पाया, तो फिल्टर नहीं हो पाया और इसकी मात्रा शरीर के अंदर बढ़ गई। ठीक है, और वो ही इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो पीलिया हो जाता है। यह एक ऐसी बीमारी जिसमें टोटल सीरम बिलिरुबिन का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर से अधिक हो जाता है। और पीलिया के मुख्य लक्षणों में आंख के सफेद हिस्सा पीला होना लग जाता है। सबसे मेन जो सब देखेंगे हम, तो जो ये आंख का हिस्सा है अंदर, जो ये व्हाइट है हमारे आई बॉल के अंदर, वो येलोइश हो जाएगा। आपके नेल्स येलो हो जाएंगे, वो बाद में होते हैं। सबसे पहले आंख ही पीली हो जाती है और ये येलो हो जाते हैं। आपको फेस के ऊपर भी, जब आप धूप में खड़े होंगे तो एकदम से जो इस साइड से, जैसे इधर से सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो आपको बड़ा आसानी से दिखाई देगा कि एक येलोइश फैक्टर दिखाई देता है। रेड जैसा ना दिख के एक येलोइश फैक्टर दिखाई देता है। तो बिलिरुबिन जब बढ़ रहा होता है तो ये स्किन से भी झलकता है। अधिकतर मामलों में पीलिया नवजात शिशुओं को होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह वयस्कों को भी हो सकता है। इसके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर पीलिया के प्रकार की पुष्टि कर इलाज शुरू कर देते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ तरीके का है और उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। समय पर पीलिया का इलाज नहीं कराने पर सेप्सिस हो सकता है और कुछ मामलों में लिवर फेल हो सकता है। इसलिए समय पर इसका इलाज करवाना अति आवश्यक है। इसको मतलब निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि छोटी सी चीज है। छोटी सी चीज है ही नहीं पीलिया, काफी बड़ी चीज है कि लिवर फिल्टर नहीं कर पा रहा है या लिवर तक पहुंच नहीं पा रही है वो चीजें, तो बिलिरुबिन का स्तर बढ़ गया है और वो दिखाई दे रहा है। पीलिया के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जिसमें प्री हेपेटिक पीलिया, पोस्ट हेपेटिक पीलिया और हेपेटोसेलुलर पीलिया शामिल है। प्री हेपेटिक पीलिया का हेमोलिक्टिक पीलिया के नाम से भी जाना जाता है उसको। और लक्षणों के आधार पर डॉक्टर पहले मरीज की जांच करके पीलिया के प्रकार की पुष्टि करता है, उसके बाद में इलाज की शुरुआत करते हैं। पीलिया रोग कैसे फैलता है? पीलिया के वायरस मरीज के मल में मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये बीमारी का प्रसार हो सकता है। और साथ ही दूषित पानी, दूषित खान पान और दूसरी चीजों के जरिए भी, और दूषित दूध, उसके जरिए भी पीलिया रोग फैल सकता है। अगर आप खुद को इस बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो अपने आसपास और अपने आप को साफ सफाई का खासकर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही खान पान की चीजों को सेवन करने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, और ताकि पीलिया या दूसरी बीमारी और संक्रमण का खतरा न हो। पीलिया के लक्षण क्या हैं?
पीलिया का सबसे बड़ा लक्षण है त्वचा और आंखों का पीला हो जाना। मैंने बताया ना आपको कि जैसे आप धूप में खड़े होते हैं तो बहुत अच्छे से दिखाई देता है जिस तरफ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सन का, और उस जगह पे आप देखोगे तो एकदम क्लियर दिखाई देता है कि येलोइश हो गया और वो पीलिया हो गया। और आंखों में तो दिखता ही है, और जब पीलिया बहुत बढ़ जाता है तो ये नेल्स है ना जो, ये भी येलो पड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा पीलिया होने पर आप खुद में निम्नलिखित लक्षण महसूस करेंगे, जैसे बुखार होना, थकान होना, वजन घटना, कमजोरी आना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, शरीर में जलन होना, हल्के रंग का मल होना, कब्ज की शिकायत होना, पेशाब का रंग गहरा होना, डार्क येलो या ऑरेंजिश कलर का भी टॉयलेट होता है इसमें पीलिया के अंदर, और कुछ मामलों में खुजली और उल्टी होना भी शामिल है। ये सारे अगर सिम्टम्स हैं तो आपको पीलिया हो सकता है। पीलिया रोग के कारण क्या है? बिलिरुबिन का काम लीवर से गंदगी साफ करना होता है, लेकिन जब किसी कारण से इसकी मात्रा 2.5 से अधिक हो जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है। नतीजन पीलिया की समस्या पैदा हो जाती है, वो फिर काम करना बंद कर देगा और फैल जाएगा पूरे में। लाल रक्त कोशिकाओं के जल्दी टूटने के कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी वजह से प्री हेपेटिक पीलिया हो जाता है। अगर लाल रक्त कणिकाएं जल्दी जल्दी टूट रही हैं तो भी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जब टूटता है तभी तो वो येलो कलर का पदार्थ निकलता है पीला, तो वो बिलिरुबिन होता है और उसके कारण बढ़ जाती है ये। इसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे मुख्य रूप से है मलेरिया, थैलेसीमिया, गिलबर्ट सिंड्रोम वगैरह भी इसके कारण है। सिकल सेल रोग और अन्य आनुवंशिक रोग भी इसका कारण हो सकते हैं। जब लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या लिवर में किसी तरह का संक्रमण फैल जाता है तो हेपेटोसेलुलर पीलिया होता है। अगर अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन फैल गया है या फिर अंदर से उसके जो सेल्स हैं उनको क्षति पहुंच रही है, मतलब किसकी? लिवर की सेल्स को अगर वो डिस्ट्रॉय हो रही है, क्षति पहुंच रही है, तो हेपेटोसेलुलर पीलिया होता है। हेपेटो यह मतलब लिवर के सेलुलर लेवल वाला पीलिया, सेल्स के अंदर होने वाला पीलिया। यह मुख्य तौर पर शराब का सेवन करने, अधिक तेली और मसालेदार चीजों का सेवन करने और शरीर में कब्ज के कारण होता है। ठीक है। पित्त की नलिका में रुकावट पैदा होने पर पोस्ट हेपेटिक पीलिया हो जाता है। अगर पित्त की नलिका में किसी भी तरीके की रुकावट आ रही है, लिवर में घाव है, पित्त की पथरी है, हेपेटाइटिस है या किसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण पित्त नली में रुकावट उत्पन्न हो गई है तो आपको पोस्ट हेपेटिक पीलिया हो सकता है। 37 पीलिया रोग किसे कहते हैं, किसे हो सकता है? 37 सप्ताह या 8.5 महीने से पहले जन्मे शिशु को पीलिया का खतरा अधिक होता है। 8 महीने या 8.25 महीने का बच्चा होता है, 8.5 महीने का बच्चा होता है तो उसको पीलिया का खतरा होता है। उसका रीजन भी है कि लीवर पूर्ण रूप से तब तक विकसित नहीं होता है, वो 8वें महीने में सबसे ज्यादा विकसित होता है। साथ ही जिन शिशुओं में माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है उन्हें भी ये बीमारी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट मिल्क जो बेबी को फीड कराना बहुत जरूरी होता है और माँ का दूध, स्तनपान सर्वोत्तम होता है। ठीक है मैम, छोटे बच्चों को भी तो होता है पीलिया, जैसे कि नवजात शिशु जैसे हो जाता है उसके 2-3 दिन का बच्चा, उनको भी, मेरे भांजे को हो गया था इस तरह से। बेटा मैंने वही बोला, तुमने सुना नहीं। 37 सप्ताह मतलब कि टाइम से पहले होने वाला बच्चा जो 8.5 महीने का है, 8.5 महीने का, 8 महीने का है, या किसी के अंदर क्या होता है कि थोड़ा देर से विकास हो रहा था, धीरे धीरे स्लो उसका डेवलपमेंट होता है, तो वो पैदा होने के बाद नवजात शिशु में अधिकतर उन्हीं में ही होता है, बड़ों में बहुत कम होता है पीलिया। किसी और रीजन से, जैसे कि आप अगर ज्यादा पी रहे हैं, शराब वगैरह इस तरीके की चीजें ज्यादा ले रहे हो तो आपको पीलिया होगा, या फिर सिरोसिस वगैरह हो गया है, कुछ और रीजन है तो पीलिया होगा, नहीं तो अधिकतर छोटे बच्चों में ही होता है पीलिया। यही मैं बता रही थी अभी आपको, और इसी में मैंने ये भी बताया है कि और होने का रीजन भी है कि तब लीवर पूरा डेवलप नहीं हो पाता है। मेन उसका जो सारे आखिरी में जो डेवलप है वो लिवर का मेन डेवलपमेंट होता है, इसलिए वो बच्चे कर नहीं पाते हैं, जो बाहर के एनवायरनमेंट में अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं और उनको पीलिया हो जाता है। साथ ही जिन शिशुओं को माँ का दूध नहीं मिलता है, इसलिए मैंने कहा कि जो बच्चे पैदा होते हैं फर्स्ट मिल्क तो बहुत जल्दी मिलना जरूरी है, और फिर उसके बाद भी स्तनपान ही कराएं बच्चे को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे बहुत तरह की बीमारियां नहीं होती हैं और पीलिया का भी खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा जिन शिशुओं में निम्न समस्याएं हो, अब देखो सुनना अनु अच्छे से, इसके अलावा जिन शिशुओं में निम्न समस्याएं हो उन्हें भी पीलिया खतरा अधिक होता है, जैसे सेप्सिस का संक्रमण हो गया हो, आंतरिक कोई रक्तस्राव हो, शिशु के लीवर में कोई समस्या हो, जन्म के दौरान ही शिशु को चोट लग गई। कई बार क्या होता है कि बच्चा उछल के जैसे ही प्रेशर से बाहर आ रहा है तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, या कुछ भी हो गया तो वो एकदम से नीचे भी गिर जाता है या इधर उधर भी गिर जाता है, या फिर किसी भी तरीके की जैसे कि
फॉरसेप्स डिलीवरी वगैरह में भी बच्चे को अगर चोट लग गई है तो भी उसको इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। और शिशु की लाल रक्त कोशिकाओं की अगर समस्या है उसके अंदर ब्लड सेल्स रिलेटेड तो भी उसको ये हो जाता है। और खून के प्रकार का अलग होना, जैसे RH रोग होते हैं ना, तो उसमें भी पीलिया होने की संभावनाएं होती है। आनुवंशिक समस्याएं जैसे कि GTP6 G6PD की कमी, ये भी चीज फैक्टर है, इसमें देखा जाता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को पीलिया होने का खतरा बढ़ जाता है। पीलिया रोग की जटिलताएं क्या हैं? पीलिया की जटिलताओं के कारण और गंभीरताओं पर निर्भर करती है। पीलिया की संभावित जटिलताओं में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। सुनिए क्या क्या है। एनीमिया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी और कुछ मामलों में लिवर फेल होना भी उसका एक रीजन हो सकता है। पीलिया की जांच कैसे की जाती है? पीलिया की जांच कई प्रकार से की जाती है, जैसे कि पीलिया का निदान करने के लिए डॉक्टर को आमतौर पर निम्न जांच के सुझाव देते हैं हम। टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, हेपेटाइटिस A, B और C की जांच। आवाज आ रही है ना? विजिबल और ऑडिबल होना मैं? जी नहीं है। ठीक है। हेपेटाइटिस A, B और C की जांच, MRI का स्कैन और अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिजिनो, पैंक्रियाटोग्राफी, लिवर बायोप्सी वगैरह, ये इन सब जांचों से पता लग जाता है कि आपको हो रहा है, पीलिया हो रहा है। और पीलिया रोग का उपचार क्या है? पीलिया का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है कि किस कारण से हो रहा है और कौन सा है। इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर अनेकों उपचार विकल्पों का चयन कर सकते हैं, जिनमें दवाओं का सेवन, सर्जरी, जीवन शैली और डाइट में बदलाव आदि शामिल है। पीलिया में क्या खाना चाहिए? पीलिया होने पर आपको अपने आप के खान पान के पर खास ध्यान देना चाहिए। जानते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए? फलों का जूस पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताजा और शुद्ध भोजन करें, थोड़ा थोड़ा खाना दिन में 4 से 5 बार खाएं, एक साथ इकट्ठा ज्यादा खाना नहीं खाना है। और खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं ताकि और कोई इन्फेक्शन न बढ़े आपको। इसके अलावा आप अपनी डाइट में निम्नलिखित चीजों को शामिल कर सकते हैं: दही, मूली, प्याज, पपीता, तुलसी, टमाटर, छाछ, मठा, नारियल पानी, धनिए का बीज, गिलोय और शहद। ये सारी चीजों, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप पीलिया में इन सब चीजों को खाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। पीलिया में क्या नहीं खाना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पीलिया में पीड़ित होने की स्थिति में आपको कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए, जैसे कि मुख्य रूप से निम्न शामिल हो सकते हैं: बाहर का खाना नहीं खाएं, दाल और बीन्स नहीं खाएं, हाई प्रोटीन डाइट होती है, पचता नहीं है वो बहुत ज्यादा, उससे खाने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मक्खन से परहेज करें, ज्यादा मेहनत करने से बचें, एक साथ ढेर सारा खाना नहीं खाएं, ये मैंने पहले भी बताया। चाय और कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, और ज्यादा नुकसान होता है। अंडा, मीट और चिकन और मछली का सेवन नहीं करें, मतलब टोटली ही आपको नॉनवेज खाना तो खाना ही नहीं है, वेजिटेरियन पे ही रहना है आपको। हल्का सुपाच्य भोजन इसका मेन फंडा होता है। पीलिया रोग की रोकथाम और बचाव, ये तो अभी काफी सारा रह गया है, तो ऐसा करते हैं अब कल करेंगे, टाइम हो गया है क्योंकि 5:55 हो गए। तो पीलिया रोग की रोकथाम और बचाव हम कल करते हैं, ठीक है? कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप, तब तक 2-4 मिनट हैं हमारे पास। नहीं है कोई सवाल? मैम, ये जो गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, तो परिवार में किसी को पहले अगर होता है तो फिर उसके घर वालों, परिवार वालों को होता है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। पर गॉल ब्लैडर में जो पथरी बनती है, आनुवंशिक फैक्टर है ना, ये आनुवंशिक फैक्टर है कि अगर पिछले बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिला है कि अगर उनके पहले जो उनके पूर्वज हैं, जो भी उनकी पहले की पीढ़ियां हैं, अगर उनमें गॉल ब्लैडर में स्टोन है
तो क्योंकि वो पित्त से रिलेटेड है कि पित्त में किसी भी प्रकार से अवरुद्ध आया, किसी भी रीजन से, चाहे किसी बीमारी से या किसी भी रीजन से अगर वो अवरोध हो गया तो वहां पित्ताशय में पित्त की पथरी बन जाती है और जो वो उसका पित्त है, पित्त रस जो है वो बाहर नहीं जा पाता है। तो वो मेन कारण है। तो वो बहुत सारे फैक्टरों में ऐसा होता है कि पाचन संबंधित रोग जो कि पूर्व में किसी को है, मतलब आपके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी में से अगर किसी को है तो आपके अंदर उसका आने का चांस बढ़ जाता है, जीन्स के अंदर वो फॉलो करता है। तो आपको भी वो बीमारी हो सकती है, हो सकता है कि नहीं हो, अगर वो कमजोर है फैक्टर, पर अगर वो डोमिनेटिंग है तो वो हो सकता है आपको कि वो चीज हो आपको। तो वो आनुवंशिक इस तरह से आती है बीमारी के रूप में, बीमारी के जीन्स भी आते हैं ना अंदर। जी, तो इसका जो हमारे नेचुरोपैथी में कुछ इलाज है कि पित्त का थैली का पथरी निकले? पित्त की थैली की पथरी वैसे तो देखो थोड़ा कठिन ही होती है, पर आयुर्वेदिक वगैरह में तो है इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट कि उसका नहीं सर्जरी नहीं करवानी पड़ती है और हो जाता है, निकलती नहीं है, गल जाती है, निकल नहीं पाती है वो अपने आप, कहीं निकलने का उसका रास्ता नहीं है, वो गलती ही है, वो अंदर ही अंदर गल के खत्म हो जाती है। ठीक है जी मैम, धन्यवाद जी। ठीक है, तो टाइम हो गया। हेमंत जी शांति पाठ करवा दीजिए, बाकी का कल करते हैं फिर हम। जी मैम। ओके, आइए सभी कमर गर्दन सीधी, सर्व कुशल प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।